हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन। एनालिटिक ज्योमेट्री एंड वेक्टर कैलकुलस शॉर्ट क्वेश्चन सीरीज हम स्टार्ट कर रहे हैं। आई मीन 2 और 3 क्लासेस में मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगी सारे शॉर्ट क्वेश्चंस। वेक्टर कैलकुलस के तो ऑलरेडी मैं करवा चुकी हूँ। आप प्लेलिस्ट अगर चेक करोगे एनालिटिक ज्योमेट्री वेक्टर कैलकुलस इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सीरीज, तो वहाँ पर भी आपको मिल जाएंगे। वेक्टर कैलकुलस हम कर चुके हैं, इसलिए मैं आपको एनालिटिक ज्योमेट्री के करवा रही हूँ। और यहाँ पर 20 to 25 क्वेश्चन शॉर्ट क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगी, यहीं से आपका एग्जाम में कवर हो जाएगा। इनको अच्छे से करके चले जाना, रिविजन के टाइम इनको प्रायोरिटी में रखना। ओके, इससे एक्स्ट्रा भी ज़रूर पढ़ना, नो प्रॉब्लम, बट इनको सबसे पहले करके जाना, ठीक है। अब यहाँ पर काफ़ी स्टूडेंट पूछेंगे मैम ये किस यूनिवर्सिटी के लिए, तो आप किसी भी यूनिवर्सिटी से बिलोंग कर रहे हो, जो आप एनालिटिक ज्योमेट्री वेक्टर कैलकुलस पेपर अगर आप पढ़ रहे हो, तो ये सारे बच्चों के लिए है, ठीक है। ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर मैं कुरुक्षेत्र के लिए करवा रही हूँ या CDLU के लिए करवा रही हूँ या IG के लिए करवा रही हूँ। आप किसी भी यूनिवर्सिटी में पढ़ रहे हो, CBLU में पढ़ रहे हो, CRSU में पढ़ रहे हो, IG में हो, CDLU में हो, किसी भी यूनिवर्सिटी में हो, पढ़ सकते हो, ठीक है। चलिए देखें, फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, डिस्कस द नेचर ऑफ द कॉनिक। जो आपका फर्स्ट चैप्टर है ना, यहाँ से काफ़ी शॉर्ट क्वेश्चंस आने की पॉसिबिलिटी है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बट सारा चैप्टर आपने किया होगा, अच्छी बात है। रिवीजन के टाइम आप इन क्वेश्चंस को अपने हाथ से निकाल के देखना, ठीक है। चलिए, वैसे साथ साथ ही हो जाएगा आपके यहाँ पे। क्या कहता है भाई, नेचर इसकी चेक करनी है कॉनिक की। तो सबसे पहले हमें जनरल कॉनिक की इक्वेशन पता होनी चाहिए। क्या होती है जनरल कॉनिक की इक्वेशन? इसको मैं गिवन कॉनिक मेरे पास, इसको फर्स्ट इक्वेशन ले लेती हूँ। सो कंपेयरिंग इक्वेशन फर्स्ट विद जनरल कॉनिक। कैसे लिखोगे? ax² 2hxy by² 2gx 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। ये होती है हमारे पास जनरल इक्वेशन की कॉनिक। ये आपको याद होने चाहिए। कंपेयर कर लो भाई, a की वैल्यू निकाल लो। सो वी हैव a इक्वल्स टू 1, 2h इक्वल्स टू, देखो यहाँ पे x y का मल्टीपल है -2, यहाँ पे क्या है x इंटू वाई का मल्टीपल 2h। सो 2h इक्वल्स टू -2, h आ जाएगा मेरे पास -1। वाई स्क्वायर का मल्टीपल इधर b, इधर 2, इसको कंपेयर करोगे 2g इक्वल्स टू -4, g इक्वल्स टू -2, 2f इक्वल्स टू -6, f इक्वल्स टू -3 और c की वैल्यू आ गई 3। नेचर फाइंड आउट करने के लिए हमें 2 चीज़ों का पता होना चाहिए। सबसे पहले आता है डेल। अब ये डेल क्या होता है, इसकी भी टर्म आप याद रखेंगे तो अच्छी है। या फिर आप डिटरमिनेंट मेथड से भी कर सकते हो। सिमेट्रिक मैट्रिक्स ABC और HGF, इधर से हम नेगेटिव लेते हैं HGF, ठीक है। या फिर इसको आप इस फॉर्म में याद रख सकते हो, AB इंटू C प्लस 2FGH माइनस AF² माइनस BG² माइनस CH², ठीक है। इस फॉर्म में आप इसको याद रख सकते हो। अब ये डेल अगर आपको याद नहीं होगा तो फिर आप नहीं सॉल्व कर पाओगे। सबसे पहले हम ये चेक करते हैं कि ये मेरे पास क्या आता है, नॉन नेगेटिव है या ज़ीरो है, नॉन नेगेटिव नहीं, जीरो या नॉन जीरो आता है। तो इसको आप वैल्यूज़ पुट करोगे, सारी वैल्यूज़ पुट करोगे। यहाँ पे ABC की वैल्यू पुट करो 1, B है 2, C है 3 प्लस 2 इंटू F कितना है भाई -3, G -2, H -1 माइनस A है 1, F हमारे पास है -3², ठीक है। माइनस B है 2, G की वैल्यू है -2², C है 3 और H है -1। इसको आप सॉल्व करेंगे, ये आएगा आपके पास आंसर -26 विच इज़ नॉन ज़ीरो। अगर ये नॉन जीरो है, इसके बाद या जीरो आ जाता है, इसके बाद हम निकालेंगे AB -H²। पहला काम आपको डेल की वैल्यू फाइंड आउट करना है, फिर हम निकालते हैं AB -H²। इसकी वैल्यू देखेंगे A1, B यहाँ से B की वैल्यू है 2 माइनस H कितना है -1² राइट। 2 माइनस ये पॉजिटिव हो जाएगा 1, दिस इक्वल्स टू, ये आ गया मेरे पास 1। कैसा है? पॉजिटिव। हमें चेक करना है कि AB -H² मेरे पास पॉजिटिव आता है, नेगेटिव आता है या फिर इक्वल्स टू 0 आता है, राइट। अब डेल मेरा नॉन जीरो है, तो यहाँ से जो कॉनिक बनेगा इलिप्स, हाइपरबोला और पैराबोला बनता है।
राइट। और अगर इक्वल्स टू जीरो आता है तो स्ट्रेट लाइंस बनते हैं या सर्कल बनेगा यहाँ से, है ना, अगर नॉन जीरो आता है तो। और अगर ये इक्वल्स टू जीरो आता है तो स्ट्रेट लाइंस बनती हैं, पैरेलल है या फिर इंटरसेक्टिंग है, वो उस आगे कंडीशंस पर डिपेंड करता है। अब यहाँ पर क्या आता है, मेरे पास पॉजिटिव आ रहा है AB माइनस एच स्क्वायर। अगर पॉजिटिव है तो इक्वेशन जो फर्स्ट मेरे पास है किसको रिप्रेजेंट करेगी, इलिप्स को, रिप्रेजेंट इलिप्स। अगर ये लेस देन जीरो आता तो हाइपरबोला होता, इक्वल्स टू जीरो आता तो हमारे पास क्या हो जाता, पैराबोला हो जाता। ठीक है भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, डिफाइन ऑर्थोगोनल स्फीयर्स, मोस्ट इंपॉर्टेंट। ऑर्थोगोनल स्फीयर का क्या मतलब होता है, आपके पास दो स्फीयर गिवन है, ये जो इंटरसेक्ट कर रहे हैं, अगर मैं इस पॉइंट पर टेंजेंट लेती हूँ जहाँ पर ये इंटरसेक्ट करते हैं, इस स्फीयर का टेंजेंट ये हो जाएगा, ये S1 स्फीयर ले लेंगे, S2 ले लेंगे, ये हो गया T1 टेंजेंट और इसका टेंजेंट ये हो जाएगा T2, यानी कि T1 इज टेंजेंट प्लेन ऑन S1, T2 टेंजेंट प्लेन ऑन S2। अगर दोनों के टेंजेंट प्लेन 90 डिग्री पर इंटरसेक्ट करते हैं तो उसको कहते हैं हम ऑर्थोगोनल स्फीयर्स। लिखना आना चाहिए अच्छे से, सबसे पहली चीज़ तो यही होती है। तो यहाँ पे सबसे पहले इसका सेंटर बताओगे, इसका सेंटर बताओगे, ठीक है। मान लीजिए मैंने C1 ले लिया, C2 ले लिया, इनको मीट करोगे और यहाँ से इन पॉइंट्स को आप इधर से इनको मीट करोगे, ठीक है। ये इसकी रेडियस हो गई, ये इसकी रेडियस हो गई, आई बात समझ में। जहाँ पे ये पॉइंट मेरा है इसको मैं P पॉइंट ले लेती हूँ, क्लियर। फिगर अगर ड्रॉ करोगे तो और भी अच्छी बात है। सो कैसे बताओगे, टू स्फीयर्स आर सेट टू कट orthogonally when their tangent planes क्या हो भाई, at point मैं यहाँ पे P ले लेती हूँ ताकि मैंने यहाँ पे P पॉइंट लिया है यहाँ पे, ठीक है। इंटरसेक्ट एट 90 डिग्री या राइट एंगल आप बोल सकते हो, या फिर 90 डिग्री नहीं लिख रहे हो तो आप यहाँ पे बता सकते हो राइट एंगल, ठीक है। सिर्फ इतना भर लिखने से काम नहीं चलेगा, आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन और करना चाहिए। आपने फिगर ड्रॉ किया, बहुत अच्छी बात है। यहाँ पर आप बताओगे कौन से एंगल की बात कर रहे हो। अगर मैं ये एंगल थीटा लेती हूँ, ये एंगल मैं थीटा ले लेती हूँ, सो एंगल C1PC2, ठीक है। ये क्या होना चाहिए भाई, 90 डिग्री होना चाहिए, जिसको हमने क्या लिया है, थीटा एंगल लिया है, ओके। एंड कॉस 90 डिग्री क्या हो जाएगा, 0। कॉस 90 डिग्री 0, इसका मतलब अगर मैं यहाँ पे दो टेंजेंट प्लेन के बीच का एंगल फाइंड आउट करती हूँ तो मेरे पास क्या आएगा, कॉस थीटा इज इक्वल्स टू R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस D स्क्वायर। अगर दो स्फीयर्स के बीच का एंगल, सॉरी टेंजेंट नहीं, दो स्फीयर के बीच का एंगल अगर आप फाइंड आउट करोगे तो कैसे क्या फॉर्मूला होता है, ये मेरे पास फॉर्मूला होता है, राइट। यहाँ पे थीटा क्या है, 90 डिग्री, सो कॉस 90 किसके इक्वल, 0 के इक्वल, इक्वल्स टू दिस वैल्यू, इक्वल्स टू दिस वैल्यू। यहाँ से क्या आ जाएगा कि जो मेरे पास न्यूमरेटर है R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर माइनस D स्क्वायर इक्वल्स टू 0 हो जाएगा, एंड यहाँ से R1 स्क्वायर प्लस R2 स्क्वायर इक्वल्स टू D स्क्वायर, ठीक है भाई। सो ये कंडीशन आती है राइट, जो हमारे पास स्फीयर्स ऑर्थोगोनल होते हैं, क्लियर। तो हमें यहाँ पे थोड़ा सा एक्सप्लेन करना पड़ेगा अच्छे से, सिर्फ यहाँ तक लिख देने से काम नहीं चलता है, ओके। तो इसको अच्छे से आपको एक्सप्लेन करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, फाइंड द कंडीशन दैट P of x1 y1 एंड Q of x2 y2 आर कॉन्जुगेट पॉइंट्स विद रिस्पेक्ट टू जनरल कॉनिक। तो मुझे बताना है कि कॉन्जुगेट पॉइंट्स होंगे, ठीक है। यहाँ पे जनरल कॉनिक की बात हो रही है, सो इक्वेशन ऑफ कॉनिक क्या रहेगी, इक्वेशन ऑफ कॉनिक इज, अभी हमने लिखा था ax स्क्वायर 2hxy by स्क्वायर 2gx 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन होती है जनरल कॉनिक की, ठीक है।
अब मुझे कॉन्जुगेट पॉइंट बताना है तो हम यहाँ पे पोलर फाइंड आउट करेंगे, इस पॉइंट का भी पोलर निकालेंगे, इस पॉइंट का भी पोलर फाइंड आउट करेंगे। पोलर कैसे फाइंड आउट करते हैं, जैसे टेंजेंट की इक्वेशन निकालते हैं, टेंजेंट की तो पता है कैसे निकालते हैं, ठीक है। एक्स स्क्वायर, अगर मुझे यहाँ पे पॉइंट सबसे पहले पता होना चाहिए। सो पोलर ऑफ पी जिसके कोऑर्डिनेट क्या है x1 y1, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू कॉनिक इज, क्या इक्वेशन आएगी पोलर की, एक्स स्क्वायर को कन्वर्ट करोगे x इंटू x1 से, कांस्टेंट जो भी चल रहा है आप साथ साथ चलते रहेगा। एक्स वाई को किससे कन्वर्ट करते हो, xy1 प्लस y(x1), ठीक है। तो यहाँ से 2xy को कन्वर्ट करेंगे, ओनली xy को नहीं 2xy को। सो प्लस h इंटू xy1 प्लस xy1, या फिर आप ऐसे बोल सकते हो कि xy को हमने कन्वर्ट करना है xy1 प्लस y(x1) डिवाइड बाय 2 से, तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, एक ही चीज़ है। प्लस b वाई स्क्वायर को कन्वर्ट करोगे y इंटू y1 से, 2x को कन्वर्ट करोगे x प्लस x1 से, g इंटू x प्लस x1, f इंटू 2y को कन्वर्ट करोगे y प्लस y1 से, प्लस c इक्वल्स टू 0। ये इक्वेशन होती है पोलर की, यही होती है टेंजेंट की। आई बात समझ में। अब यहां से हम देखते हैं, अगर p और q कॉन्जुगेट पॉइंट होंगे तो जो पोलर ऑफ p है वो q से पास करेगा। अगर कॉन्जुगेट पॉइंट क्या कहते हैं कि p पॉइंट का पोलर q पॉइंट से पास करेगा, ठीक है। तो यहाँ पे ये हम कंडीशन लगाएंगे, ये पोलर की इक्वेशन आ गई मेरे पास, कहाँ पर, p पॉइंट पर। एज p एंड q, क्योंकि मुझे प्रूव करना है, अगर कंडीशन सेटिस्फाई कर जाती है तो हम बता देंगे यहाँ से। एज p एंड q आर, अच्छा एक सेकेंड, ओ सॉरी, कंडीशन निकालनी है, ठीक है ठीक है, कॉन्जुगेट पॉइंट दे रखा है भाई, है ना, कंडीशन निकालनी है, मुझे लगा प्रूव कीजिए, सॉरी। यहाँ से क्योंकि हमें गिवन है p एंड q आर conjugate points, so polar of p passes through q, polar of p passes through point q, तो वो q से पास करेगा, यानी q के कोऑर्डिनेट इसको सेटिस्फाई करेंगे, सिंपल। ओके, तो पुट कर दीजिए, q के कोऑर्डिनेट क्या है, x1 x2 y2, तो जहाँ पे भी आपके पास x है वहाँ पे क्या पुट करोगे, x2, h x2 y1, अच्छा सेम लिख दिया मैंने इसको, y x1 ऐसे आएगा, या x1 y जैसे भी लिखो, ये आ जाएगा y2 x1, b इंटू y1, y को लिखोगे y2, क्योंकि q पॉइंट सेटिस्फाई कर रहा है, और q के कोऑर्डिनेट क्या है, x2 y2 है, प्लस g x2 प्लस x1, f y2 प्लस y1 प्लस c इक्वल्स टू 0, ठीक है। तो ये आपके पास कंडीशन आ जाएगी, रिक्वायर्ड कंडीशन, जब p और q कॉन्जुगेट पॉइंट दे रखे हैं जनरल कॉनिक के। क्लियर भाई। नेक्स्ट आता है क्वेश्चन नंबर 4, एक्सप्लेन कॉन्फोकल पैराबोलाज। कॉन्फोकल पैराबोलाज की आपको यहाँ पे डेफिनेशन बतानी है। अब अगर किसी बच्चे ने लिख दिया पैराबोला हैविंग कॉमन फोकस कॉमन एक्सिस आर कॉल्ड द कॉन्फोकल पैराबोलाज, है ना, बट इतना भर से काम नहीं चलेगा, आपको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करना आना चाहिए। इफ कॉमन फोकस इज टेकन एज ओरिजिन, क्योंकि जो नॉलेज हमारे पास है अगर हम सारी लिखेंगे तो आपको अच्छे मार्क्स मिलते हैं। अगर आपने यहाँ तक लिख दिया और आप कहोगे कि मेरे 2 मार्क्स आ जाए, तो एग्जामिनर को लगेगा कि भाई सिर्फ एक ही तो लाइन रटी हुई है ना, आगे हम कोई कंडीशन लगे। जैसे ऑर्थोगोनल में हमने कंडीशन भी बता दिया है ना, कि भाई ऑर्थोगोनल की ये कंडीशन होती है r1 स्क्वायर प्लस r2 स्क्वायर इक्वल्स टू d स्क्वायर, है ना, तो उससे अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है। इसलिए ध्यान रखना, हमेशा जब भी डेफिनेशन लिखो उसको थोड़ा सा और एक्सप्लेन करो, जो कि आपको ऑलरेडी बुक में मिलेगी भी, है ना। सो इफ कॉमन फोकस इज टेकन एज ओरिजिन, कॉमन एक्सिस एज एक्स एक्सिस, देन इक्वेशन व्हिच रिप्रेजेंट्स द सिस्टम ऑफ कॉन्फोकल पैराबोलाज इज y स्क्वायर इक्वल्स टू 4 लैम्डा इंटू एक्स प्लस लैम्डा। ये तो इक्वेशन होती है ना कॉन्फोकल पैराबोला की, और लैम्डा हमारे पास क्या पैरामीटर है। तो इस टाइप से आपको कंप्लीट लिखना है। चलिए नेक्स्ट क्या कहता है, फाइंड द इक्वेशन ऑफ स्फीयर व्हिच सेंटर इज ABC एंड रेडियस इज R। इक्वेशन ऑफ स्फीयर आपको फाइंड आउट करनी है, वेरी इजी क्वेश्चन। सो कैसे बताओगे,
कि भाई क्वेश्चन अगर आपको फाइंड आउट करनी है, कोई भी स्फीयर आपके पास है, सी सेंटर ले लिया हमने, कोई पी पॉइंट दे रखा है आपको, यहाँ पे अच्छा सेंटर दे रखा है ए बी सी, सेंटर दे रखा है ए बी सी, रेडियस कितना है आर दे रखा है, तो यहाँ पे मैं ले लेती हूँ कोई पॉइंट हमने लिया एक्स वाई जेड। सो डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स क्या आएगा, आर के इक्वल, और इसी कंडीशन से हमें इक्वेशन मिल जाएगी स्फीयर की। ठीक है, तो यहाँ पे अच्छे से बताओगे आप कि भाई पी एक पॉइंट हम लेकर चले हैं, लेट पी ऑफ, लिखने का तरीका अगर अच्छा है तो मार्क्स कहीं नहीं जाएंगे, और अगर आप कहोगे कि हमने तो ऐसे ही उबड़ खाबड़ लिख दिया, डायरेक्ट हमने कहा कि पी सी इक्वल्स टू आर, मतलब इसका पी सी अगर मैं निकाल रही हूँ आर के इक्वल आ रहा है, और आपने फटाफट से लिख दिया यहाँ पे, तो आप कहोगे कि मुझे पूरे मार्क्स क्यों नहीं मिले। तो यहाँ पे मिस्टेक करते हैं स्टूडेंट, जिनको लगता है क्वेश्चन तो कर दिया लेकिन मार्क्स नहीं मिल रहे हैं। ठीक है, तो लिखना है प्रॉपर तरीके से। पी आप क्या लेकर चले हो पहले बताओगे आप, इसने तो नहीं मेंशन कर रखा कि पी कोई पॉइंट है, राइट, तो यहाँ पे पी हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा, राइट। सो पी ऑफ एक्स वाई बी एनी पॉइंट ऑन स्फीयर, हमने पी पॉइंट लिया कोई भी स्फीयर पर जिसकी रेडियस क्या है आर, हैविंग रेडियस आर, रेडियस हमें क्या गिवन है भाई आर, एंड सेंटर इज ए बी सी, सेंटर गिवन है ए बी सी। सो बाय डेफिनेशन ऑफ स्फीयर, बाय हम स्फीयर की डेफिनेशन में यही तो पढ़ते हैं ना कि कोई भी पॉइंट, सेंटर से कोई भी पॉइंट आप स्फीयर पर ले लो, उसका डिस्टेंस रेडियस के इक्वल आना चाहिए, तो वो स्फीयर बन जाएगा, है ना। चलो डेफिनेशन ऑफ स्फीयर क्या आ जाएगा यहाँ से, पी सी इक्वल्स टू आर, ओके, पी सी यानी कि आप यहाँ से डिस्टेंस निकालिएगा, इसको सी इंटू पी लिख सकते हो या पी इंटू सी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम, क्योंकि हम यहाँ पे स्क्वायर करके चल रहे हैं, ए माइनस एक्स स्क्वायर लिखो या एक्स माइनस ए स्क्वायर लिखो, नो प्रॉब्लम, प्लस वाई माइनस बी स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी स्क्वायर इक्वल्स टू आर, स्क्वायरिंग बोथ साइड, एक्स माइनस ए स्क्वायर वाई माइनस बी स्क्वायर प्लस जेड माइनस सी स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। ठीक है भाई, तो ये आपकी आ जाएगी। इसको आप थोड़ा सा और सॉल्व कर दीजिए, इसको ओपन कर दीजिए, स्क्वायर्स को ओपन कर दो और इसको सॉल्व कर दो, ये आपका आ जाएगा इक्वेशन ऑफ स्फीयर। नेक्स्ट देखते हैं, शो दैट दिस प्लेन टचेस द पैराबोलॉइड, कि ये प्लेन इस पैराबोलॉइड को टच करता है, आप इसको प्रूव कीजिए। ओके, सो गिवन प्लेन इज, द गिवन प्लेन इज 8x minus 6y minus z equals to 5. Okay, and paraboloid is x square by 2 y square by 3 minus z equals to 0. z को हमने लेफ्ट हैंड साइड पे शिफ्ट कर लिया, तो ये मेरे पास आ गया। ठीक है, अच्छा इसका जो भी ये आ रहा है फ्रैक्शन में टर्म से, इसको सॉल्व कर लो। एलसीएम लोगे 6, तो इसको आप लिखोगे x 3x स्क्वायर माइनस 2y स्क्वायर माइनस 6z इक्वल्स टू 0। ठीक है भाई, सो एंड अगर यहाँ पर मेरे पास है जो प्लेन की इक्वेशन, ठीक है, अब हमें यहाँ पे बताना है कि ये प्लेन इस पैराबोलॉइड को अगर टच करता है, ये मुझे प्रूव करना है, तो हम कंडीशन की हेल्प लेंगे यहाँ से। ठीक है, हम यहाँ से क्या करेंगे, कंडीशन की हेल्प लेंगे। लेट प्लेन, आप इसको इक्वेशन नंबर फर्स्ट ले लीजिए, इसको इक्वेशन नंबर सेकंड ले लीजिए। प्लेन फर्स्ट टचेस पैराबोलॉइड सेकंड। ठीक है, एट पॉइंट, किस पॉइंट पर, अगर भाई टच करेगा तो कोई ना कोई पॉइंट हमें मिलेगा, हम ले लेते हैं x1 y1 z1, ये इस पॉइंट पर इसको टच करता है। सो देयरफॉर मैं यहाँ से इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन निकाल सकती हूँ। भाई कोई भी प्लेन अगर पैराबोलॉइड को टच करेगा तो वो उसका टेंजेंट प्लेन हो जाएगा, और टेंजेंट प्लेन की इक्वेशन हम निकाल सकते हैं। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट प्लेन टू पैराबोलॉइड सेकेंड, किस पॉइंट पर, इस पॉइंट पर मिल रहे हैं, तो यहीं पर टेंजेंट प्लेन आप बताओगे। x1 y1 z1 इज क्या आएगी भाई, कैसे निकालोगे, एक्स स्क्वायर को कन्वर्ट करोगे x इंटू x1 से, y स्क्वायर को कन्वर्ट करोगे y इंटू y1 से, z क्या आ जाएगा यहाँ पे, z को लिखोगे
इधर, क्योंकि z लीनियर है ना, तो z प्लस z1/2, z प्लस z1, z को कन्वर्ट करोगे z प्लस z1/2 से, जैसे हम कॉनिक में करते हैं, यहाँ पे हम कॉनिकॉइड में भी सेम करेंगे। सो 3 इंटू z प्लस z1 इक्वल्स टू 0। ठीक है, इसको सॉल्व कर लेंगे। 3x इंटू x1, या x1 को इधर लिख लो, x1 इंटू एक्स, 2y1 इंटू वाई। यहाँ से इसको सॉल्व करोगे तो z1 को इधर शिफ्ट कर लो, -3 इंटू z1 कॉन्स्टेंट है, राइट हैंड साइड पे ले जाओ, 3 इंटू z1, ये पॉजिटिव हो जाएगा। तो ये मेरे पास आ गया टेंजेंट प्लेन। क्या आ गया? टेंजेंट प्लेन। और हमें ये प्रूव करना था कि ये प्लेन इसको टच करता है। अगर एक प्लेन मैंने निकाल लिया जो इसको टच कर रहा है, अगर ये प्लेन इसको टच कर रहा है और एक हमने जो टेंजेंट प्लेन निकाला है वो भी पैराबोलॉइड को टच कर रहा है, इसका मतलब दोनों प्लेन क्या होंगे? सेम होंगे, है ना। तो यहाँ से हम बता सकते हैं, ये मेरे पास नेक्स्ट एक और प्लेन आ गया। इसकी इक्वेशन, अच्छा ये x1 नहीं है भाई, x है। ठीक है, अब हमारे पास क्या आना चाहिए कि इक्वेशन फर्स्ट एंड थर्ड रिप्रेजेंट सेम प्लेन को रिप्रेजेंट करेगा। सो यू कैन से दैट जो प्लेन फर्स्ट हमारा रहेगा, प्लेन फर्स्ट, क्योंकि जो प्लेन पैराबोलॉइड को टच कर रहा है वो क्या बन रहा है? टेंजेंट प्लेन। प्लेन फर्स्ट क्या करेगा भाई? टच करेगा, टच पैराबोलॉइड। ठीक है, अब मैं आपको कुछ क्वेश्चंस दे रही हूँ यहाँ पे, ये क्वेश्चंस आप ट्राई करेंगे और इनमें से किसी भी क्वेश्चन में अगर प्रॉब्लम आती है तो नेक्स्ट डे जो हमारी क्लास होगी उससे पहले अगर आप अपनी क्वेरी शेयर करते हो तो उससे नेक्स्ट क्लास में उसको कवर किया जाएगा। अगर आपने एक दिन के बाद 2 दिन के बाद क्लास देखा तो फिर उसके लिए मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको 6 क्वेश्चंस और दे रही हूँ, इन्हीं से रिलेटेड है, तो इनको ट्राई ज़रूर करके आना। ठीक है, सो 3 से 4 क्लासेस में मैक्सिमम 3 क्लासेस होंगी जिसमें सारे शॉर्ट क्वेश्चन हम इसके एनालिटिक ज्योमेट्री के कवर कर लेंगे। डिफाइन सेंटर ऑफ द कॉनिक। डिफाइन सेंटर ऑफ द कॉनिक, अभी मैंने आपको बताया था कि डेफिनेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए आपका फर्स्ट रहेगा जनरल इक्वेशन ऑफ कॉनिक, और एक आपका रहेगा स्फीयर। यहाँ से सबसे ज़्यादा शॉर्ट क्वेश्चंस आएंगे। फाइंड नेचर ऑफ द कॉनिक, ये अभी अभी हमने किया है। डिफाइन डायरेक्टर सर्कल, ये इसी चैप्टर का क्वेश्चन है। फाइंड रेडियस एंड सेंटर ऑफ द स्फीयर, यहाँ से आपको स्फीयर की इक्वेशन गिवन है, सेंटर और इसका रेडियस निकालिए। फाइंड इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द कॉनिक, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट निकालो एट 0 1 पॉइंट पर। ये क्वेश्चन भी अभी हम कर चुके हैं, फॉर्मूला समझ में आ गया होगा, तो यहाँ से आपको इसको सॉल्व करना। और लास्ट क्वेश्चन कहता है फाइंड एनवेलपिंग कॉन ऑफ द स्फीयर विद इट्स वर्टेक्स एट 1 1 1। तो ये सारे क्वेश्चंस आप ट्राई करना, और वाकई में ये सारे क्वेश्चंस आपके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, सारे क्वेश्चंस बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आज की क्लास में हमने 12 क्वेश्चन किए हैं, इसी टाइप से मैं 25 या 30 क्वेश्चंस आपको बताऊंगी ओनली एनालिटिक ज्योमेट्री के। और वेक्टर कैलकुलस के अगर आपको चाहिए तो लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, वहाँ से देख लेना। चलिए जी, अच्छे से तैयार कीजिए, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अपने फ्रेंड्स में शेयर करो। यहाँ तक क्लास को देखा है तो लाइक ज़रूर करके जाना। बाय, टेक।